देखो, यात्रा उत्तराधिकार का ये होना चाहिए जो कि भारत के जो प्राचीन और प्राचीन जो भारत है वहां पे देखा जाता था सुयोग्य पुत्र और वरिष्ठ पुत्र, समझ गए आप। और इसके साथ ही मराठों ने भारत को अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांताओं से बचाने का प्रयास किया। यद्यपि मराठे भारत में एक स्थायी सरकार बनाने में असफल रहे, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा रहा था। 1 से 2 बार सुन लेना है, बाकी पीडीएफ आपको मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है, दे ही दूंगा, प्रयास क्या दे ही दूंगा, ठीक है। के बारे में भी यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें हथियार और युद्ध के तरीके का काफी पुराने हो चुके थे, यानी कि आउटडेटेड उनके तरीके थे, वो उनको मॉडरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण वो जो है हारने लगे और उनका पतन होने लगा। को उत्पादन में आधे से अधिक बढ़ा दिया गया, यानी कि जो कर की दर है वो उत्पादन के आधे से अधिक हिस्से में, समझ गए, अगर 100 रुपए का उत्पादन है तो 50% तक की जो है उससे भी अधिक की जो है कर का हिस्सा उसमें किया गया। और यह भव्य इमारतों के निर्माण पर शाहजहां द्वारा किए गए व्यय से साम्राज्य के संसाधनों पर भारी बोझ पड़ा। परंतु इस कानून का विकास भारत के बाहर बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हुआ था, जबकि आपको जानते हैं इस बात को कि जो इस्लाम का जो जन्म है वो अरब यानी कि सऊदी अरब के अंदर होता है, यानी कि आप उसे मक्का के अंदर इस जन्म कह सकते हैं। और जब मोहम्मद साहब जो है वो हजरत कर जाते हैं, ठीक है, वो हजरत कर जाते हैं, ठीक है, मदीना के लिए, और वहाँ से ही उनकी जो है एक पॉलिटिकल या कह सकते हैं कि जो धार्मिक जर्नी है वो प्रारंभ होती है। हमेशा याद रखना इस बात को, आप एक हिंदू हैं, आप एक सिख हैं, आप एक यहूदी हैं, आप एक इस्लामिक को मानने वाले हैं, आप कोई भी, आप बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान जैन को मानने वाले, किसी को भी मानने वाले हैं, वो आप अलग रखना, ये बात मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। और एक आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक आप आईएएस अधिकारी हैं, एक सेकुलर माइंडसेट जो है वो आप अलग रखना। अगर ये आप बांट पाए ना, आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। पुनरुत्थान की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ तो भैया बहुत बढ़िया है, बहुत लाभ है। और अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीती और साथ ही दक्कन और गंगा क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार कर जारी रखा। और समय बीतने के साथ ही वे पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में सक्षम हो गए। हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हिस्ट्री का एक बेसिक जो होना चाहिए वो हमने समाप्त कर लिया था। और जितने भी थॉट्स ऑफ स्कूल्स थे, चाहे वो उदारवादी हो, नव उदारवादी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो साम्राज्यवादी हो, चाहे वो मार्क्सवादी हो, तो इस टाइप की जितने भी थॉट्स ऑफ स्कूल्स थे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को लेकर के वो हमने समाप्त कर लिए हैं। और उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी हमने देख लिए। और वो ज़रूरी इसलिए थे क्योंकि आपको एक समझ होनी चाहिए, एक समझ आपके पास होनी चाहिए ताकि आप हिस्ट्री को समझ सकें, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो तर्क और तथ्यों के आधार पर लिखी जाती है। और आप, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भारत के अंदर एक अलग तरीका का जो इतिहास है, इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो हम देखते हुए चलेंगे। और आप जानते होंगे इस बात को, और नहीं जानते क्योंकि ऐसा तो और लोग भी नहीं जानते, कि जो हमारी एनसीईआरटी है, जो 2005 में जो करिकुलम वो लेकर के आए, 2005 में जो लागू हुई थी, अभी तक चल रही हैं, और उससे पहले जिसे हम ओल्ड एनसीईआरटी बोलते थे, अधिकतर आप खासकर हिस्ट्री की जो बुक्स हैं या पॉलिटी की भी कहीं कहीं पे आपको इन दोनों, जो मैंने आपको हिस्ट्री का जो बताया है कि जो हमारा इतिहास है उसको किस प्रकार से होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे आप कसौटी होनी चाहिए कि आप माने कि ये इतिहास है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में तथ्य हों और आपके पास में तर्क हों, तभी आप इसे मानेंगे। जो दोनों ये बातें हैं ये आपको अपनी एनसीईआरटीज़ के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा आप आज़ादी के बाद में देखेंगे कि किस प्रकार के जो है शिक्षा मंत्री भारत में रहे और उनकी जो थॉट है वो किस तरीक़ा से आपके करिकुलम में आई है। और 2005 के बाद, क्योंकि 2005 से पहले आप देखेंगे कि जो भी उनकी नकारात्मकता थी वो आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स में देखने को मिल जाएगी। मैंने जैसा कि आपको एक लेक्चर में और भी बताया था, चंद्रा जैसे जो लोग हैं जो अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, या तो कहानीकार कहो या उपन्यासकार कहो, ऐसे इनकी एक लिस्ट है पूरी, ठीक है। अगर मैं आपको उन्हें बताऊंगा, अब कुछ लोग क्या है कि उन्हें ही कोट करने लगते हैं। अब आ रहा है समझ में, मतलब एक कुछ गलती तो उसने करी है, लेकिन उसको भी कुछ लोग हैं कोट करते हैं कि ऐसे इतिहासकार,
बड़ा अजीब है। ठीक है, तो अब है क्या कि ये जो पूरा एक जमावड़ा है, अब आपका जो है इतिहास बेशक एक गलत है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इतिहास आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं कि हम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो मानती है। अगर आप उनसे पूछते हैं, हमने तो आरटीआई लगाया और हमने आरटीआई में पूछा भी कि भाई अगर आपने ये सब लिखा है तो किस तथ्य के आधार पर लिखा है, तो जो जिस आप एनसीईआरटी के इंस्टीट्यूशन, तो आप उन्हें लिखेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो उनके पास में कोई भी इसका ऐसा परिप्रेक्ष्य नहीं है, ऐसा इसके पीछे कोई भी इस तरीका के तथ्य नहीं है कि जो आपको बता सकें कि एनसीईआरटी के जो हमने तथ्य लिखे हैं उनके पीछे बेस क्या है। कुछ भी आपने लिखा, अबुल जबुल जलूल कुछ भी उसमें लिख दिया गया है, लेकिन चलो आपकी जो यूपीएससी है वो ये मानती है, और अधिकतर जो लोग हैं भारत के, क्योंकि उसी पाइपलाइन से निकल करके आए हैं, तो वो भी लगभग लगभग उस चीज़ को मानने लगे, लेकिन उसका कोई साक्ष्य इनके पास है नहीं। तो हम देखते हैं फिर, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आगे हमें करना क्या है, और उसी को लेकर के हम चलेंगे। और हम जैसा कि आपको बताया है, लगभग जो भी इसके अंदर यूनिट है हम इन्हें ख़त्म करते हुए चलेंगे आगे, तेज़ी से चलना है। और उसको चलने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें करना क्या है, कि अब आपको मेरे साथ जैसा मैं लिखा रहा था वो आपको लिखना नहीं है, बल्कि मैं आपको जो है समझाना है वो मैं आपको समझा दूंगा, और आप सुनते चलेंगे मुझे। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर वहाँ कोई समझाने की बात, कोई तथ्य आएगा तो मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा आपको, कि आप समझ जाएं। और जो भी आपको लिखाना है वो इसकी जो पीडीएफ है, आप लेक्चर अपलोड करूंगा तब उससे पहले आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्रताप पे जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और वहां से अपने नोट्स तैयार करेंगे। इसे मैं कर इसीलिए रहा हूं ताकि मैं जल्दी से ऐसा करूं, क्योंकि एक मंथ तक मेरा प्लान ये है कि एक मंथ तक मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में लेकर के आऊं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। यानी कि मॉर्निंग में पॉलिटी में सोच रहा हूं कि लगातार मैं चलाऊं उसको, थोड़ा सा भी हिस्ट्री को आगे बढ़ने दें, क्योंकि फिर वो समझ में आएगा नहीं जहां से मैं चलाना चाह रहा हूं। इसलिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं कि हिस्ट्री, अभी यूरोपियों का जो आगमन है, और जो आप एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ते होंगे, तो जो पहला ही चैप्टर है वहां पे आप देखेंगे कि जो कंपनी है उसके जो एक्ट हैं वो किस प्रकार से आए, और वहां से शुरुआत हो जाती है। तो मैं वहां तक इसे लेकर के पहले पहुंचूं, एक पूरी आपको फाउंडेशन तैयार कर दूं, और फिर वहां से हम चलाना प्रारंभ कर देंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये है मेरा ध्येय इसे कराने का। ठीक है, तो अब आप सुनेंगे मुझे, और जो लिखाने का होगा मैं वो आपको लिखा दूंगा, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जैसा कि आपको बताए हैं हमने कि आपको यहाँ करने के बाद में कहीं से भी कोई भी हिस्ट्री की बुक या हिस्ट्री के ऊपर अगर कोई डिबेट हो रहा हो, वो समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। चाहे वो कितने भी बड़े लेखक ने क्यों ना किताब लिखी हो, वो आपको इजीली समझ में आएगी, क्योंकि आपके पास में तर्क भी होंगे और तथ्य भी होंगे, लेकिन उनके पास नहीं है जिन्होंने वो लिखी हैं। मैं आपको फिर जैसा कि मैंने बताया है, 25% तथ्य और तर्क ऐसे हैं किताबों के अंदर जिनके वो वास्तव में साक्ष्य दे पाने में समर्थ हों। मे भी बाकी इतिहासकार बनने की होड़ में कुछ भी लिखे जा रहे हैं, वो एक अलग है। ठीक है, अब देखेंगे आप। अब मैं आपको, मैंने जैसा कि यहां से हम प्रारंभ करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, और इसमें आपको मैं कराते हुए चलूंगा, और इसके बाद में हम यूरोपियों का आगमन प्रारंभ कर देंगे। तो हमने कनेक्ट कर लिया जो मुझे बेसिक्स आपको कराना था कि, ठीक है, तो एक हमने इतिहास की समझ बनाई, और हम अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे यहाँ से प्रारंभ करेंगे, मुगलों का पतन। और इसका मैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना करा दूंगा, मे बी अगर मैं आपको जब मेडिवल हिस्ट्री कराऊं तो वहाँ पे मुझे कराने की आवश्यकता ना हो, इतना मैं कराने का प्रयास करूँगा यहाँ पर, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और एक मंथ का मेरा टारगेट है कि एक मंथ में 2 टाइम वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, एक सुबह अपलोड करूँगा, एक शाम में। और आप देख रहे हैं कि कितनी व्यूअरशिप आ रही है। उसके बाद भी मैं ये सब करने के लिए, उसके बाद भी मैं ये सब कर रहा हूँ, एक मंथ तक के लिए मैंने बोला है। फिर मैं रिस्पॉन्स देखूंगा कि यहाँ पे करना क्या है, और अगर इसी तरीका का रिस्पॉन्स रहता है तो चैनल तो हम चलेगा ये, लेकिन उसी जोशी से चलेगा जिस तरीका से, जिस जोश से जो है आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि टिट फॉर टैट, यानी कि आप जिस तरीका से रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो उसी तरीका से मैं वीडियो अपलोड करने लगूंगा। ठीक है, पर 1 मंथ तक मेरा मानना है कि मैं प्रयास करूंगा कि 2-2 वीडियो दोनों टाइम आए और रेगुलर आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं, और आप डालेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, डालेंगे आप इसे कोई भी हेडिंग करके डाल लेंगे।
ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है हम उसे समझेंगे और उसके कारण जांचने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे, जिसमें आप राजनीतिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे, ठीक है, सैन्य कारण देखेंगे, जागीरदारी संकट देखेंगे इसी के अंदर, ठीक है, और धार्मिक कारण भी इसमें हम देखेंगे। और देखेंगे कुछ मुगल साम्राज्य राज्य ऐसे थे, कुछ मुगल राजा ऐसे थे जिनकी नीतियां, खासकर औरंगजेब की नीतियां, कि जो एक वर्ग को लेकर के पक्षपाती थीं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। फिर कुछ देखेंगे कि कोई क्या ऐसे एक्सटर्नल आक्रमण भी इनसे हुए, क्या बाह्य आक्रमण इन पे हुए जिसके कारण ये साम्राज्य जो है टूटकर बिखर गया, और इनकी जो नई शक्तियों का उत्थान हम देखेंगे क्या क्या आता है, और मुगलों के जो साम्राज्य के जो पतन है उसके कारण देखेंगे, और साथ ही साथ उसके परिणाम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है क्या वास्तव में, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही समझा दिया है, आप इस बात को समझ के चलें कि जो आपका इतिहास लिखा हुआ है ये डिस्टॉर्टेड है, पूरी तरीक़ा से डिस्टॉर्टेड है। लेकिन अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस इतिहास को सही से समझेंगे तो अभी तो आपका यूपीएससी ही नहीं समझ पाएगा इसे। अगर आपको सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए तो यूपीएससी भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसी पाइपलाइन से निकले हुए लोग हैं ये। समझ गए? आज़ादी के बाद में भारत का जो इतिहास है वो किस तरीका से लिखा गया, ये नमूना है पूरे विश्व के लिए। पाकिस्तान का इतिहास आज आप देखेंगे पूरी तरीका से झूठ है, और झूठ कैसा है कि जिन लोगों ने उन्हें लूटा उन्हीं को उन्होंने क्या बना दिया, रोल मॉडल बना दिया, और कहे कि हजारों वर्ष की सभ्यता है हमारी। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे या आपको पढ़ने के लिए मिले तो आप देखें उसे, नहीं तो बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी हैं जहां इस प्रकार की जो बुक्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक, उनका रेफरेंस मिलता है, टीवी डिबेट्स में आप सुन सकते हैं। तो वहां आप देखेंगे उन्होंने इस तरीका का जो है झूठ परोसा, लेकिन वो जो नेशनलिज्म नहीं बन के बल्कि क्या हो गया, हुए एक कम्युनिज्म हो गया। और जो कम्युनलिज्म है वो और किसी के भीतर नहीं बल्कि एक वर्ग के, क्योंकि वो तो एक तरीका से इस्लामिक राष्ट्र है, बेशक कहने को वो डेमोक्रेसी हो लेकिन है तो वो इस्लामिक राष्ट्र ही ना एक। तो उसके अंदर भी जो इस्लाम के जो फ़र्के हैं, यानी कि इस्लाम के जो अलग अलग क्या हैं मत हैं, जिन्हें वो फ़िरके बोलते हैं, 72 फ़िरके, उनमें शिया हैं, ठीक है, सुन्नी हैं, सैयद हैं, इस तरीक़ा से और भी लोग हैं, उनके प्रति ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने ईद के मौके पर देखे होंगे बहुत सारे वीडियो ट्विटर पर घूम रहे थे, लेकिन उनका जो इतिहास है वो किस तरीका से लिखा गया, यानी कि उनके परिप्रेक्ष्य में उनको महान बनाते हुए, बेशक वो किस तरीका का इतिहास है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन भारत का जो इतिहास है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, पूरी तरीका से डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। अब वो ऐसा लिखा क्यों गया है वो आपको समझने में मदद मिल जाएगी अगर आप पूरा एक वेब सीरीज है, या आप कह सकते हैं एक वीडियो की सीरीज है, संविधान नाम से है, एबीपी न्यूज़ वाले इनका है, या कौन सा मैं पता याद नहीं मुझे, आप देखना संविधान, और एक है प्रधानमंत्री, ये दो सीरीज है, आप उनको देख सकते हैं, यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको रियल डिबेट जो है वो मिल जाएगी। वो रियल डिबेट मतलब बाद में बनाई गई थी, वो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की नहीं है, लेकिन उसी तरीका से रिप्रेजेंट किया गया है कि जिस तरीका से डिबेट हुई थी, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो इतिहास है किस प्रकार के लोगों के हाथ में सत्ता आई और उन्होंने किस तरीका से इतिहास लिखा, यहाँ का आपको समझ में आ जाएगा। तो इतिहास पूरी तरीका से डिस्टॉर्टेड है। अब सच्चा इतिहास आपको जानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको तो यूपीएससी क्रॉस करना है, यूपीएससी में सफलता चाहिए, आपको सच्चा इतिहास जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाकई अगर मैं आपको जैसा कि बताया है कि तर्क और तथ्य के आधार पर आप इतिहास को जांचने की और परखने का प्रयास करोगे तो भारत का जो हिस्ट्री है वो पूरी तरीका से एक कहानी बन करके रह जाएगा। वो इतिहास आप उसे कह नहीं सकते, या कोई उपन्यास या फिर काल्पनिक कहानी। 75% इतिहास गायब हो जाएगा, 25% आपको इतिहास मिलेगा। समझ गए आप? ठीक है, कोई नहीं, अब आप अपने यूपीएससी के हिसाब से पढ़ेंगे और हम वही पढ़ाएंगे, ठीक है। लिखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है, हमने यहाँ पे भी लिख दिया मुगल साम्राज्य का पतन, और मैं आपको बताता चलूंगा। पहले हम इसका पृष्ठभूमि पूरा देखेंगे कि किस तरीका से इसका पतन होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसे सिर्फ सुनेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। लिखना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं लिखने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे अब ये तेज़ी से कराना है। 1 मंथ का टाइम मैंने आपसे लिया है, वो मैं पूरा तरीका से करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है जहीरुद्दीन बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी, ये आपको पता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में निर्णायक विजय के पश्चात की गई थी, आपको पता है। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, उसकी निर्णायक जीत के बाद में ही इसकी जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, तथा साम्राज्य के विस्तार और उनके उत्तराधिकारियों के समय में भी यह आगे जारी रहा।
समझ गए। इसका जो विस्तार है, इस साम्राज्य का विस्तार लगातार वो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहा। औरंगजेब जिसका कार्यकाल आप देखेंगे कि 1657 से 1707 ईस्वी के शासन काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो मुगल है, जो आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो जो नीचे जो तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है उधर की साइड नहीं था उधर। तो औरंगजेब ने प्रयास किया कि क्यों ना मैं अपनी सत्ता पूरे भारत पर कायम करूं। और आपको जान करके बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, कोई भी एक बाह्य शक्ति पूरे भारत को कैप्चर करके रखने में कभी भी समर्थ नहीं हुई, कोई भी एक शक्ति, ठीक है, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, किसी ने भी पूरे भारत पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे छोटे जो आंदोलन होते रहे, क्योंकि यही भारत की क्या है, विविधता है। इसके विघटन आप देखेंगे, इसका जो क्षेत्रीय चरम, मैंने जैसा आपको बताया कि जो इसका क्षेत्रीय विस्तार है औरंगजेब के समय में अपने चरम पर पहुंच गया। और साथ ही विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो इनके पतन में एक जो आप शासक की बात करेंगे कि ऐसे कौन से शासक रहे जो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहे, समझ गए ना। अगर आप कोई समाज पर शासन कर रहे हैं तो आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। लेकिन औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से आज भी लोग कहते हैं, और हमारे इतिहासकार डिस्टॉर्टेड जिन्होंने इतिहास लिखा है उन लोगों ने इसको महिमा मंडित किया। जबकि समाज में क्यों इसके बाद में मुगल साम्राज्य पतन का कारण बना, क्योंकि इसकी जो नीतियां जो थी वो विघटनकारी थी, वो विभेदकारी थी और हिंसात्मक थी वो दूसरे वर्ग को लेकर के। इसके साथ ही जब इसकी मृत्यु होती है उसके बाद आप देखेंगे मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो होना प्रारंभ हो जाता है। कारण ये है कि अगर आप दबाओगे तो उसकी जो आवाज है वो दूसरी तरीका से निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज था उसने इसकी प्रतिक्रिया दी और वो कभी दबा नहीं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी इस प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ रहे। अब कमजोर क्यों कहेंगे, क्योंकि शक्ति उधर से आ गई। अब कमजोर कहेंगे क्योंकि शक्ति दूसरी साइड से आ गई है, क्योंकि लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो तो मान के चल रहे हैं ना ये इसका उत्तराधिकारी है, तो ये उसकी नीतियों के लिए जिम्मेवार तो ये भी है ना, क्योंकि लीनिएज तो वही है, ठीक है। तो असमर्थ हुए। औरंगजेब द्वारा किए गए क्षेत्रीय विस्तार ने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के बजाय इसकी नींव की कमजोर कर दिया। यानी कि उसने साम्राज्य विस्तार करना चाहा लेकिन उसकी पॉलिसी अलग थी। उसकी जो पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि जो दबे हुए लोग थे, जो दबाए थे उसने उस टाइम पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वो लोग उठ खड़े हुए। जैसे ही ये कमजोर होता है, इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद वो लोग इसके विरुद्ध, पूरे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध आकर के खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि औरंगजेब द्वारा किए गए क्षेत्रीय विस्तार ने साम्राज्य शक्ति के बढ़ाने के बजाय इसकी नींव को कमजोर कर दिया, जिसका मूल कारण औरंगजेब की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ऐसी नीतियां थीं जो इसे करने में जो है बहुत सहायक सिद्ध हुई। ये नीतियां उसके पूर्वजों के विपरीत, असहिष्णु और कट्टरता से प्रेरित थी। अब आप समझ गए, अगर आपके ऊपर मजहब इतना जो हावी हो जाएगा कि मैं आपको एक इसका कंटेक्स्ट तो वैसे अलग भी बताने वाला हूं, लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर आप कहते हैं कि भाई आप क्या है, सेकुलर हैं, आपने बहुत वर्ड सुना होगा जिसे पता भी नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहता है कि देश क्या है, सेक्युलर है, यानी कि देश क्या है, सेक्युलर है। अब सेक्युलर का मतलब क्या है, अब सेक्युलर किस अर्थ में यूज होता है वो मैं आपको बताऊं। सेक्युलर का मतलब है कि जो हमारी जो शक्तियां हैं, एक सामान्य व्यक्ति की जो शक्तियां हैं, वो व्यक्ति, अगर हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म हमारा व्यक्तिगत मैटर है। ये पश्चिम से यही तो निकल कर आया ना, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में जो फ्रांस की क्रांति, और उसके बाद में जिस तरीका से जो पादरी थे उनको मारा गया, रूस के अंदर भी वही आप देखते हैं बाद में। तो इसके बाद में धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया, और जो धर्म को राजनीति से पृथक किया गया तो धर्म को बना दिया गया व्यक्तिगत मामला। है तो भारत के अंदर वही तो कहते हैं ना कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, व्यक्ति का रिलीजन है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब स्टेट का एक रिलीजन हो जाता है और स्टेट जो है वो उसे इम्पोज करना प्रारंभ कर देता है, उसे कहते हैं असहिष्णुता, इंटॉलरेंस और कट्टरता। समझ गए आप। ये औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से इतिहासकारों ने महिमा मंडित किया है, उसकी ये नीतियां थी। और वास्तव में ये वो व्यक्ति है जो मुगल साम्राज्य की जो पूरा कहते हैं ना, उसका जो ताबूत है उसमें अंतिम कील ठोकने के लिए आप देखते हैं तो ये उसका अंतिम कील साबित हुआ। समझ गए। हाँ, अब इसके पतन के जो कारण थे, बहुत सारे कारण हैं जैसे कि आप जानते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूंगा पतन के कारण, आप ऐसे वो डालते चलेंगे, इसमें आप लिख लेंगे आप चाहते हैं तो, ठीक है। पतन के कारण,
अब पतन के कारण कौन से हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। इसी तरीका से हम देखेंगे इसके औरंगजेब के जो राजनीतिक कारण में क्या क्या रहे, देखेंगे आप डाल करके, बेशक आप इसे लिख रहे हैं और सुनते रहे मुझे बेस्ट, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पे आप करेंगे। राजनीतिक कारण, जैसे कि औरंगजेब के निशक्त उत्तराधिकारी, यानी कि वो ऐसे उत्तराधिकारी रहे जिन्हें हम कह सकते हैं वो कमजोर उत्तराधिकारी थे, तो आप इसे हेडिंग को डाल के चलेंगे, निशक्त उत्तराधिकारी, है ना, ये तो आप इतना डाल ही लेंगे फर्स्ट। इसे आप लिखेंगे औरंगजेब के, औरंगजेब के निशक्त उत्तराधिकारी। समझ गए आप? तो वो निशक्त उत्तराधिकारी थे। मुगल शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होने के कारण सम्राट व्यक्तित्व पर निर्भर थी, यानी कि जो सम्राट जो था वो व्यक्तित्व पर निर्भर था, यानी कि वो किस तरह का व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व पर ये निर्भर थी। इस प्रकार कमजोर सम्राटों का प्रभाव प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित हुआ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, क्योंकि उसमें ऐसा तो था नहीं कि कौन बड़, जैसे कि आप देखते हैं कि बाद में जो अधिकतर ऐसा रहा है कि जो बड़ा पुत्र होगा वो शासन व्यवस्था को संभाल लेगा, है ना। ये देखते हैं ना आप भारत के अंदर जब राजा महाराजा थे यहाँ पे, तो उनका एक क्या था लीनियर, उसमें ये था कि जो वरिष्ठ है यानी कि बेटा, बड़ा बेटा जो है, ज्येष्ठ पुत्र जो है, वो शासन व्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में लेकर, महाभारत में तुमने वही देखा, महाभारत का कारण भी वही बनता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो बड़ा है, ठीक है, वो तो ये होगा। लेकिन जो मुगल साम्राज्य था उसमें इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। उसमें वो था कि जो व्यक्ति किसी भी तरीका से जो सत्ता को हत्या ले, वो इस टाइप का था, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई कमजोर जो है, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमजोर है, दुर्बल प्रशासक है, अगर वो आता है तो फिर क्या है कि वो प्रशासन जो है वो कमजोर हो जाएगा और वे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ सिद्ध होगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे और बाह्य और आंतरिक जो भी विप्लव हुए या चुनौतियां जो आई उनका सामना करने में वो विफल हुए। दूसरा है साम्राज्य का वृहद आकार, डालते चलेंगे इसी तरीका से, साम्राज्य का वृहद आकार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको जैसा पता है, मैंने अभी शुरू में बता दिया कि औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का जो है सर्वाधिक जो है विस्तार हुआ। तो 1687 तक औरंगजेब ने दक्कन के प्रांतों यानी बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कब तक? 1687 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके पश्चात वह कर्नाटक को भी मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील हो गया और विजयी क्षेत्रों में बिना किसी ठोस प्रशासन की व्यवस्था के ही निरंतर युद्ध में उलझे रहने के कारण साम्राज्य अंदर से कमजोर होता गया। समझ गए आप? यानी कि वो व्यक्ति जल्दी जल्दी से कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि कोई भी राजा हो उसका जो एक मोटिव होता है, क्यों ना मैं जितने जितने साम्राज्य को अपने अंदर अपने साम्राज्य के तहत शामिल कर लूंगा, तो उस तरह की जो है टैक्सेशन हमें कुछ आते रहेंगे और एक मन की संतुष्टि है वो तो मिलती ही है, ठीक है। तो उसने इसीलिए, लेकिन आप जितनी जल्दी किसी राज्य को कैप्चर करते हैं, क्या वास्तव में आप जानते हैं कि जो वहां पर प्रशासक जो अपने उत्तराधिकारी यानी कि जो वहां पर वो स्थापित करे जाएंगे व्यक्ति, क्या वो वास्तव में काबिल होंगे उस लायक? क्या वो लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे? क्या वो एक कुशल प्रशासक सिद्ध होंगे? इसका एक बड़ी चुनौती होती है। जीत तो लिया लेकिन उसको बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जैसे कि इज्जत कमा लो लेकिन उसे बनाए रखना एक बड़ी चीज होती है। स्टारडम के लिए भी बोला जाता है कि आप स्टारडम कमा तो लें लेकिन उसे बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उसी तरीका से साम्राज्य तो विस्तार कर लो आप, लेकिन उस साम्राज्य को बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। और ये जो है जीतता हुआ जा रहा था, लेकिन जीतने के बाद में वहां पे एक कुशल प्रशासक नहीं दे पाया और जिसके कारण ये कमजोर होता गया। इसी के जो इसके ही विरुद्ध जो है विद्रोह होने लगे थे और विजयी क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया, एक ठोस प्रशासन की व्यवस्था वो नहीं कर पाया और निरंतर युद्ध में लगा रहा, जिसके कारण जो अंदर से जो साम्राज्य है वो कमजोर होता चला गया। क्योंकि दिल्ली में राजधानी और आप दक्षिण में पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि जो नॉर्थ से और भी आपके ऊपर आक्रमण हो जाए।
समझ गए? हाँ, इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जो लोग थे वो सूचना तो देते रहते थे ना दूसरी जगह भी कि अभी राजा यहाँ नहीं है, और वो सबसे अच्छा समय है जब राजा वहाँ पे नहीं है अटैक करने का। तो इस तरीका से आप देखेंगे कि जो साम्राज्य है वो कमजोर होता चला जाएगा, और क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि मराठा आदि के उदय के साथ साथ दरबारी मुगल अमीरों को भी षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर राजा दूर रहेगा तो जो अमीर लोग हैं, अमीर मतलब वैसे अमीर नहीं, यानी कि रसूखदार के लिए अमीर का प्रयोग यहाँ पे करा गया है, जो अमीर लोग हैं जो राजा के करीबी होते हैं, तो वो ऐसा रहता है कि अगर राजा को हटा दें तो सत्ता हम काबिज कर लेंगे। इस प्रकार के लोग ज्यादा षड्यंत्र में जो शामिल हो जाते हैं, किसी प्रकार से राजा को हटा दिया जाए। और वही इस साम्राज्य के अंदर भी होता है कि अंदर से ही जो अमीर मुगल जो थे वो इसके षड्यंत्र के अंदर शामिल हो जाते हैं, और इसके साथ ही साम्राज्य की जो भौगोलिक विविधता और उत्तम संचार व्यवस्था की कमी ने भी इसके तीव्र पतन को मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि ना तो उनके पास में एक भौगोलिक विविधता थी और एक उत्तम संचार व्यवस्था की कमी भी थी, इसीलिए क्या थी कि उनको जो है हार का सामना करना पड़ा, यह पतन का एक कारण बना। अब तीसरा लिखेंगे मुगल अभिजात वर्ग का पतन, लिखेंगे तीसरा कारण। ये सब राजनीतिक कारण है। मुगल ठीक है, मुगल अभिजात वर्ग का पतन। ये राजाओं के बड़े लॉयल होते थे। जब मुगल भारत आए थे तो उनके पास एक साहसिक चरित्र के, परंतु अत्यधिक धन विलासता और अवकाश ने उनके चरित्र को कमजोर किया। यानी कि जब वो यहाँ आए थे तब उनके पास में कुछ ऐसे अभिजात वर्ग थे जो उनके प्रति लॉयल थे, लेकिन जब वो भारत में आ गए, उनके पास पैसा हो गया, तो वो भी जो है धन के लोलुप हो गए, और जिसके कारण से उनका चरित्र का भी पतन हुआ और वो उत्तरदायित्व विहीन हो गए। इस तरीका से अगर आपके अंदर के जो लॉयल व्यक्ति हैं वही अपनी जो जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तो आपका जो साम्राज्य है वो भी क्या कर जाएगा, भर भरा करके गिर जाएगा। और उनके पतन के कारण ही अभिजात वर्ग का एक बंद निगम के रूप में कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। और एक अन्य कारण असाधारण जीवन शैली और विलासता प्रदर्शित कर उनकी खराब आदतें भी थीं। समझ गए ना? यानी कि विलासतापूर्ण जीवन जीते थे और खराब आदतें थी उनके अंदर, वो डेवलप होती चली गई, जिससे जो मुगल अभिजात वर्ग है उसका पतन हो गया। क्योंकि ये अभिजात वर्ग मुगलों के प्रति लॉयल थे, इसलिए जो मुगल की जो सपोर्ट था वो भी कम हो गया। ये भी एक कारण माना जाता है मुगल के पतन का। इन कारणों के बावजूद भी एक बड़ी जागीर कई अभिजात वर्गों के दिवालिया, यानी कि जो अभिजात वर्ग जो थे वो दिवालिया हो जाते हैं और उनका जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। परंतु संपूर्ण अमीर वर्ग के बारे में आप ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी अमीर थे जो, क्योंकि जैसा कि आप कह सकते हैं मुर्शीद कुली खां के रूप में आप, या निजामुल मुल्क, ऐसे व्यक्ति भी थे, ठीक है, या सादत खां भी उन जो अभिजात मुगल वर्ग में से थे जो इनके सपोर्टर थे और इनके लॉयल थे, तो वो बाद तक भी बने रहे। लेकिन अधिकांश के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुगल अभिजात वर्ग जो है वो उनका पतन हुआ, और इस पतन के साथ ही जो है मुगल साम्राज्य की जो सपोर्ट है वो कमजोर हुई, और ये भी एक उसका राजनीतिक कारण बन जाता है। अब लिखेंगे एक नेक्स्ट कारण है दरबार में गुटबंदी। ये सब राजनीतिक कारण मैं बता रहा हूं आपको। चौथा है दरबार में गुटबंदी। ठीक है, दरबार में गुटबंदी यानी कि औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा वर्ग प्रभावशाली गुटों में बट गया था। यानी कि उमरा वर्ग जो था, ठीक है, ये एक क्या है कि एक वर्ग जो था वो किस में बट गया था, प्रभावशाली गुटों में बट गया था। इन गुटों ने साम्राज्य में शाश्वत राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। यानी कि लगातार जब वो आपस में झगड़ते थे, ठीक है, और दो अलग अलग वर्गों में बट गए थे, तो अशांति उत्पन्न कर दी थी, जिसके प्रत्येक गुट का प्रयत्न यह रहता था कि वह सम्राट के कान भरे और दूसरे को क्या करना है, उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रच दे, दूसरे गुट के प्रति एक षड्यंत्र रच दे। इस प्रकार की जो उनकी नीति रहती थी, और वे आपस में ही छोटे छोटे युद्ध में आपस में लड़े रहते थे, और विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भी वे एकजुट नहीं हो सके, और इन आक्रांताओं से मिलकर वो कभी लड़ नहीं सके, जिसके कारण आप देखते हैं साम्राज्य की लोलुपता, ठीक है, साम्राज्य की लोलुपता, और इसी के कारण
ये साम्राज्य भी क्या होता चला गया, कमजोर होता चला गया और बाद में जाकर के वो क्या हो जाता है, लुप्त प्राय हो जाता है। और यहाँ तक कि निज़ामुल मुल्क और बुरहान मुल्क, यानी कि निज़ामुल मुल्क और बुरहान मुल्क ने नादिर शाह से मिलकर दिल्ली में प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अपने निहित स्वार्थों के लिए साम्राज्य के हितों को न्योछावर कर दिया। इस तरीका के जो उदाहरण आपको मिलते हैं, तो ये एक और कारण है दरबार में जो है उमराव की जो गुटबंदी है उसके कारण भी मुगल साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। ठीक है, आप एक और कारण यहाँ पर और लिखेंगे, ये राजनीतिक कारण मैं लिखा रहा हूँ, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है किस प्रकार का प्रश्न आता है आपको कि मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे लेकिन राजनीतिक कारणों को गिनाइए, तो आपको ये क्रमशः गिनाने जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताया। अगर ऐसा आता है, अगर आपको इस तरीके की होलिस्टिक प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे गिनाइए, तो फिर आपके पास में रहेगा कि भाई जितना मैं लिखा रहा हूँ कि राजनीतिक में से कितने आप बताएं, इनमें से आप चूज कर लेना, फिर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इनमें से आपको अलग अलग से लेकर के बता देना कि ये सब कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग करा के चल रहा हूं ताकि आप बाद में कोई होलिस्टिक या फिर पार्टिकुलर किसी भी टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप उसे करके चले जाएं, या फिर एमसीक्यू में भी आता है तो आप इसमें से जो मैं लिखा रहा हूं पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो वहां से भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी लिखेंगे, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम जो मैंने अभी आपको बताया है, एक ये भी था, ये गुटबंदी मैंने बता दिया। ठीक है, एक था उत्तराधिकार त्रुटिपूर्ण नियम। अब त्रुटिपूर्ण नियम क्या है, देखो, या तो उत्तराधिकार का ये होना चाहिए जो कि भारत के जो प्राचीन और प्राचीन जो भारत है वहां पे देखा जाता था सुयोग्य पुत्र और वरिष्ठ पुत्र। ठीक है, इस तरीका के चुनाव होते थे, लेकिन मुगल साम्राज्य में इस तरीका का कोई चुनाव नहीं था। इसलिए होता क्या था कि अगर राजा किसी तरीका से राज्य को मर जाता था वो राज्य में, तो उसके बाद में एक युद्ध की स्थिति बन जाती थी कि जो उसके उत्तराधिकारी थे वो आपस में लड़ने लगते थे और जो उनमें ज़्यादा हिंसक होता था वो उनको ख़त्म कर देता था षड्यंत्र करके या फिर किसी भी तरीका से, जो गुटबंदी मैंने पीछे भी आपको बताई है। और उसके बाद वो राजगद्दी को हथिया लेता था और फिर बाद में अमीर और ये जो कुलीन वर्ग थे ये उन्हें मार करके हटा देते थे और अपने आप को काबिज कर लेते थे। मैं आपको इस सारा आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम, इसमें होता क्या है कि मुगलों में जो ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र जो या ज्येष्ठाधिकार जिसे हम बोल सकते हैं का नियम नहीं था। और मुगल शहजादे सम्राट बनने के लिए स्वयं को समान रूप से योग्य समझते थे। अब आगे आप समझ में, क्योंकि योग समझने के लिए या तो आप बौद्धिक रूप से सक्षम है या फिर बहुत ज्यादा आप युद्ध कलाओं में सक्षम है, आप युद्ध कला में सक्षम है या बौद्धिक रूप से सक्षम है, तभी तो आपको बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था डिफाइन होकर के, तो ये होता था कि राजा के बाद में एक युद्ध की स्थिति बन जाती थी और वो आपस में लड़ते रहते थे और शक्तिशाली शासक निर्माता बन जाता था और उमरा वर्ग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए शासकों को सिंहासन पर बैठाते और उतारते थे। ये वही उमरा वर्ग है। ठीक है, हाँ, और ये उनको बैठाते थे और उतारते थे। इस प्रकार उत्तराधिकार के नियम के अभाव में मुगल साम्राज्य का पतन का जो एक कारण है, आप कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम भी एक मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है। इसी प्रकार से आप देखोगे मुगलों का मराठा का उत्थान भी एक पॉलिटिकल कारण है। समझ गए आप, 6th में आप लिख लेंगे मराठों का उत्थान। ठीक है, ये भी एक कारण है, आपको हम पढ़ाएंगे आगे भी इसे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आगे चलेंगे जब पढ़ाऊंगा मैं इसे। देखिए अभी आप यहां लिखेंगे मराठों का उत्थान, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जो था वो मराठों का जो है क्या है, उत्थान है। यानी कि पेशवाओं के अधीन जो मराठे का उत्थान हुआ ये इनका एक कारण बना और उत्तर भारत की राजनीति में मराठे सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे थे और मुगल दरबार में सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। समझ गए आप। और इसके साथ ही मराठों ने भारत को अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांताओं से बचाने का प्रयास किया। यद्यपि मराठे भारत में एक स्थायी सरकार बनाने में असफल रहे, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा रहा था। क्योंकि इनकी भी समझ ये बन गई थी, क्योंकि ये भी क्या करते थे, आपने देखे होंगे चौथ, सरदेशमुखी, इस तरीका के जो ये टैक्स उगाते थे, लोगों से कर लेते थे। ठीक है, लेकिन
लेकिन ये टैक्स उगाने के जो इन्होंने जो टैक्स उगाए उसमें ये क्या हो गए, अत्याचार भी करने लगे। जो इनके मराठा सरदार थे वो अत्याचार भी करने लगे और धीरे धीरे से जो क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय जो राजनीति थी वो इनके भी विरुद्ध खड़ी हो गई थी। और यही कारण आप देखते हैं जब अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होता है तो ये इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता बल्कि इनके विपक्ष में लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये कभी भी जो है पूरे भारत में एक सरकार स्थापित नहीं कर सके, बल्कि ये सब यानी कि किंग मेकर की भूमिका में ये आ गए थे। ये मुगलों के जो लास्ट में जो कमज़ोर शासक रहे वहाँ पे जो है ये जो है रूलर मेकर यानी किंग मेकर की भूमिका में ये थे। अब हम देखेंगे सैन्य कारण। हमने ए में क्या देखा है, यहाँ पे ए हमने डाला है क्या, हाँ, एक में हमने देखा है राजनीतिक कारण, दो में हम देखेंगे सैन्य कारण। दो में हम क्या देखेंगे, सैन्य कारण, यानी कि मुगल पतन के सैन्य कारण। ठीक है, हाँ, लिखेंगे इसे, वो लिखेंगे क्या, सुनेंगे इसे। आप तो मुझे लिखाने की वो बात है ना, वो बार बार याद आ जाती है। आपको सुनना है और सुनते हुए चलना है और एक से दो बार सुन लेना है। बाकी पीडीएफ आपको मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है, दे ही दूंगा, प्रयास क्या दे ही दूंगा, ठीक है। आप देखेंगे कि मुगल विघटन का एक अन्य कारण मुगल सेना की क्षमता में ह्रास और मनोबल में कमी थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के मुख्य कारणों में से एक सेना की नैतिक पतन था। नैतिक पतन का आप मतलब समझ रहे हैं कि यानी कि जब कोई नियम नहीं होता ना, युद्ध का भी एक नियम होता है, अगर वो नियम भी आप फॉलो नहीं कर पाते, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता ना, तो वो से कहते हैं नैतिक पतन होना। तो नैतिक पतन था और इसका मुख्य कारण, इसकी मुख्य स्रोत सेना की संरचनात्मक कमजोरी थी और अनुशासन की कमी के कारण सेना एक भीड़ में बदल गई थी। यानी कि सेना नहीं रह करके बल्कि वो क्या बन गई थी, एक भीड़ बन गई थी। और सैनिकों में अभ्यास का अभाव था, यानी कि वो लगातार ट्रेनिंग नहीं करते थे। आप देखते होंगे अभी भी जो सेना होती है वो लगातार क्या करती है, सुबह में शाम में ट्रेनिंग करती है। जो राइफल होती है, जो भी उनके हथियार होते हैं जिनसे वो लड़ते हैं, उन्हें चलाने का जो है नियमित अभ्यास वो करते हैं। लेकिन जो मुगल सेना है वो लूट का जो माल वो लेते थे उसको लेकर के जो नशे की हालत कर रहे में रहते थे और मौज मस्ती और अय्यासी में वो लिप्त हो गए थे, जिससे कारण सेना का जो है नैतिक पतन हो गया और वो कमजोर होती चली गई। इसका यही जो इसका अर्थ है जो मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ जो उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म था ना, पेशेवर प्रशिक्षण की भी जो है कमी हो गई थी, उनको मिल नहीं पाता था, जो मैंने अभी आपको बताया है। सैन्य अपराधों के लिए कोई नियमित सजा नहीं थी, यानी कि सेना का कोई भी व्यक्ति है, आप आज भी देखते हैं ना आपको कि मार्शल लॉ बने हुए हैं। इसी तरीक़ा से मुगल साम्राज्य में क्या हुआ था कि जो सेना कोई भी अपराध करती है जिससे जन आक्रोश भड़क सकता है, ठीक है, और जनमानस के अंदर जो है वो गलत धारणा जाती है शासक के प्रति, तो सेना के लिए भी क्या होनी चाहिए, एक सजा होनी चाहिए। जबकि मुगल साम्राज्य में ऐसी सजा का प्रावधान नहीं था। ये भी एक जो है मुख्य कारण है कि सेना के जो अधिकारी थे, जो लोग थे, वो लगातार अपराध करते थे आम जनता पर। उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कोई सजा का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण आप देखेंगे धीरे धीरे से इनके प्रति जो है एक नकारात्मक जो मनोभाव है वो लोगों के अंदर बनने लगा। औरंगजेब द्वारा भी राजद्रोह है, कायरता और युद्ध के समय कर्तव्य की उपेक्षा जैसे मामले की जो अनदेखी की गई थी। और इसके अतिरिक्त मुगलों के सैन्य व्यवस्था की कमजोरी के बारे में भी यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें हथियार और युद्ध के तरीके का काफ़ी पुराने हो चुके थे, यानी कि आउटडेटेड उनके तरीके थे, वो उनको मॉडरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण वो जो है हारने लगे और उनका पतन होने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट, ठीक है, इसका आप लिखेंगे आगे जागीरदारी संकट। ठीक है, जागीरदारी संकट। और सुनेंगे आप यहां से, औरंगजेब के शासन के अंतिम काल में प्रशासन व्यंग को, ठीक है, यानी कि औरंगजेब के शासन के अंतिम काल में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जागीर भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तित किया गया। ठीक है, जागीर भूमि को किसमें परिवर्तित किया गया, यानी कि सैन्य व्यय के लिए उसे खालिस भूमि या खालिसा भूमि उसे बोलते थे, में परिवर्तित किया गया। वहीं दूसरी ओर नए मनसबदारों की नियुक्ति जारी रही।
यानी कि लोग आते रहे, उनको देने के लिए है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, जागीर को देते रहे, आप देते रहे उनको, जागीर को देते रहे, और जिससे होता क्या है, और वो वंशानुगत भी थी, जो मैं आपको बताऊंगा, वो वंशानुगत भी थी, परिवर्तित हो गया, और वह दूसरी ओर नए मनसबदारों की नियुक्ति होती रही। और मनसबदार कौन थे, मनसबदार होते थे जिनके पास में अपनी एक सैन्य टुकड़ी होती थी, यानी कि घोड़े होते थे उनके पास। अगर कहीं पर भी युद्ध होता है तो उनके पास में जैसे 10 मनसबदारी, उनका मतलब कितने घोड़े हैं उसके हिसाब से मैं आगे करा दूंगा आपको, जो है इसी तरीक़ा से वो होते थे। तो नए नए मनसबदारों की नियुक्ति होती रही, जिसके कारण विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, और साथ ही उक्त काल में क्षेत्रीय प्रशासन कमजोर होने से जागीरों की जमादानी और हालदानी, यानी कि जमादानी और हालदानी में आने वाले अंतर में मनसबदारों की सैन्य स्थिति को कमजोर किया, और मुगल साम्राज्य की रीढ़ के कहे जाने वाले ये जो मनसबदार थे ये कमजोर होते चले गए, और ये भी एक कारण माना जाता है। समझ गए आप? हाँ, आप लिखेंगे आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है। अब देखेंगे, सुनेंगे यहां से भी आर्थिक कारण क्या है। शाहजहां के समय में कर दी, देखना, शाहजहां के समय में कर की दर को उत्पादन में आधे से अधिक बढ़ा दिया गया, यानी कि जो कर की दर है वो उत्पादन के आधे से अधिक हिस्से में, समझ गए, अगर 100 रुपये का उत्पादन है तो 50% तक की जो है, उससे भी अधिक की जो है कर का हिस्सा उसमें किया गया। और यह भव्य इमारतों के निर्माण पर शाहजहां द्वारा किए गए व्यय से साम्राज्य के संसाधनों पर भारी बोझ पड़ा। समझ गए आप? यानी कि वो जो है बहुत ज़्यादा भव्य इमारत जो बनाई जा रही थी, आपने देखे होंगे मुगल जो इंफ्रा किस प्रकार से भारत में डेवलप हुआ, उसको जो है किसानों का जो खून है उसी को चूस करके बनाया गया था। और इस साम्राज्य के जो संसाधन थे उन पर बोझ बढ़ता गया, और औरंगजेब के दीर्घकालीन दक्षिण युद्धों ने न केवल कोष को ही रिक्त किया, यानी कि जो उनका फाइनेंस है, बल्कि उसका जो कोष फंड जो है उसको ही रिक्त नहीं किया, अपितु देश के व्यापार और उद्योग को भी नष्ट कर दिया। समझ गए आप? अगर आप पूरी तरीक़ा से युद्ध में, आज भी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बारे में क्या है, वो दोनों अगर लगे हुए हैं, इसी तरीक़ा से अगर कोई स्टेट युद्ध में लगा हुआ है तो उनका जो व्यापार है, ठीक है, वो पूरी तरीक़ा से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन का सामना करना पड़ा, यानी कि जब वो मर जाता है उसके बाद जो है एक दिवालियापन राज्य को उसका सामना करना पड़ता है। उसके पास फंड होते नहीं है पूरी तनख्वाह देने के लिए, या और भी जो राज्य के दिनादैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए भी उनके पास फंड नहीं होते हैं। और शुरुआत में औरंगजेब के समय में ही युद्धों और सेनाओं के आवागमन से खड़ी फसल नष्ट हो गई थी, और कृषकों ने तंग आकर कृषि करना छोड़ दिया था और लूटमार प्रारंभ कर दिया था। समझ गए आप? यानी कि जब सेना जाती आती हैं तो उससे क्या है कि भाई वो नुकसान भी करेंगे, कुछ खिलाएंगे भी, तो उससे जो किसानों की जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी। और इस फसल नष्ट होने से क्या हो गया था, किसानों का भी इंटरेस्ट नहीं रहा कि यार कोई मतलब ही नहीं है, अगर आपको भी प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो आप भी छोड़ देंगे एग्रीकल्चर करना, या कोई भी जब प्रॉफिट का सौदा नहीं रहेगा तो उन्होंने अगर कृषि करना छोड़ दिया तो होगा क्या, फिर लूट मार शुरू हो जाएगी, लूट मार प्रारंभ हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप माल मिलने में कठिनाई हो जाती है और निर्यात प्रभावित होता है। इस काल में टैक्स फर्मिंग की प्रणाली, यानी कि निजी नागरिक या समूह को कर राजस्व संग्रहण जिम्मेदारी सौंपना पड़ा था, का सहारा लिया जाता था। और हालांकि इस पद्धति से सरकार को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, पर इसने लोगों की स्थिति को और खराब कर दिया। समझ गए आप? तो इस प्रकार से आप इसका आर्थिक कारण देख सकते हैं। और भी आप इसमें मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा, मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष काल में ही देसी बैंकिंग, यानी कि जो देश में बैंकिंग, बीमा और व्यापारिक संस्थान साम्राज्य के महत्वपूर्ण सहयोगी थे। समझ रहे हैं ना आप? ये दोनों बातों में आप देखना, अगर आप मुगल, देखो मैं जब भी कहता हूँ ना डिस्टॉर्टेड इतिहास कैसा, अब जो ये लिखे हुए हैं मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष काल, और चरमोत्कर्ष काल की बात अगर आप करते हैं तो औरंगजेब का काल है। औरंगजेब पूरी तरीका से इस्लामिक तरीके से चलाने वाला व्यक्ति था स्टेट को। समझ गए आप? यानी कि सरिया लॉ से चलाने वाला था। अगर आप सरिया लॉ को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि बैंकिंग हराम है, बैंकिंग आप नहीं कर सकते। तो ये जो बैंकिंग व्यवस्था है, बीमा व्यवस्था, व्यापार, ये तो हराम है। तो अगर आप बैंकिंग व्यवस्था को किस तरीका से सहयोग करेंगे, और इसका कहाँ पे उल्लेख है, ये मैं कहता हूँ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री जो है वो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। लेकिन अब क्या है कि आपको तो एग्जाम देना है, इतिहास का जानकार तो बनना नहीं, तो मैं फिर आपको उसी दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मुगलों के चरमोत्कर्ष काल में। लेकिन मैं इसीलिए आपको बताया है कि आप कैसे पकड़ सकते हैं
और अगर आप आरटीआई लगा करके पूछेंगे तो उनका जवाब एक आता है कि हमारे पास में इसके साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं आप एनसीईआरटी से लेते हैं या कहीं से भी, ठीक है। हाँ, तो देशीय बैंकिंग और बीमा व्यापारिक साम्राज्य के महत्वपूर्ण सहयोगी थे, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उक्त संस्थानों ने क्षेत्रीय शक्तियों में अधिक स्थायित्व के लक्षण देखकर उन्हें सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद में ही जो उसका साम्राज्य है वो कमजोर होता चला गया और क्षेत्रीय जो शक्ति थी उनका उत्थान हुआ। और क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान होने से जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो भी कॉरपोरेट सेक्टर है, वो क्षेत्रीय शक्तियों को ही सहयोग करना प्रारंभ कर देता है। इससे मुगल साम्राज्य के आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ने इससे जो मुगल साम्राज्य है वो आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ने लगता है और कृषि क्षेत्र में नगण्य निवेश और आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि कृषि करने वालों की संख्या बढ़ जाती है उस पर, और उसको एक जो है उसमें निवेश नहीं हो पाता है, जिससे भू राजस्व की दर में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो इंफ्रा डेवलप कर रहे थे तो उसके लिए जो कर लगाते थे तो एग्रीकल्चर से ही उसको वसूला जाता था, तो कर में बढ़ोतरी और समय के साथ नई प्रौद्योगिकी का विकास न होना, है ना। समय के साथ अगर आप युद्ध में लगे रहेंगे तो नई प्रौद्योगिकी का विकास हो नहीं पाएगा और शहरी जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त अधिशेष पर निर्भर रहना आदि जैसे कारण थे जो साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर देते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण लिखेंगे आप। हाँ, सामाजिक कारण में आप सुनेंगे, लिखेंगे क्या, ठीक है। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार ने भी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर शरिया लॉ आता है तो उसमें होता क्या है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके ऊपर दो ही शर्त होती है, या तो आप बिलीवर बन जाएं या फिर उसके एवज आप क्या है जजिया नाम का एक जो है धार्मिक कर होता है ये आप दें। ठीक है, तो इसके काल में जो है वो जो समाप्त कर दिया गया था हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और सामाजिक असंतोष को भी इसने बढ़ा दिया और धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के अभाव के कारण भी लोगों में एक रोष की भावना उत्पन्न हो गई थी और गरीबों पर अनावश्यक कर आरोपित कर दिए गए थे। सभी गैर मुस्लिम लोगों पर कर लगाए गए थे। इस तरीका के जो मैंने अभी आपको बताया है वही एक जो है समाज में भी क्या है कि अगर आप उन्हें दबाओगे तो एक बार वो आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, उसके बाद में फिर आपका पतन होना प्रारंभ हो ही जाएगा। आगे लिखेंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, ठीक है। धार्मिक कारण में आप देखेंगे कि औरंगजेब स्वभाव से बड़ा कट्टर था। अब कट्टर क्यों था, जैसे कि आप कहेंगे क्योंकि वो जिंदा पीर बोलते हैं और यानी कि शरिया लॉ की वो वकालत करता है और इसीलिए उसे स्वभाव से कट्टर कहा जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इस्लाम को जानते हैं तो आप समझते होंगे इस बात को कि वहाँ पर जो शरिया लॉ है उसके अंदर आपको या तो इस्लाम को स्वीकार करना पड़ेगा या फिर आपको उसके एवज में क्या देना पड़ेगा, जजिया कर देना पड़ेगा, यानी कि धार्मिक कर के रूप में आपको देना पड़ेगा। तो जो औरंगजेब के समय में ये कट्टरता जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई थी और यही जो कट्टरता है औरंगजेब के स्वभाव में बहुत ज़्यादा कट्टरता थी और इस्लामी कानून के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। और इस्लामी कानून मतलब है शरिया का कानून, परंतु इस कानून का विकास भारत के बाहर बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हुआ था। जबकि आपको जानते हैं इस बात को कि जो इस्लाम का जो जन्म है वो अरब यानी कि सऊदी अरब के अंदर होता है, यानी कि आप उसे मक्का के अंदर इस जन्म कह सकते हैं। और जब मोहम्मद साहब जो है वो हजरत कर जाते हैं, ठीक है, वो हजरत कर जाते हैं, ठीक है, मदीना के लिए, और वहाँ से ही उनकी जो है एक पॉलिटिकल या कह सकते हैं कि जो धार्मिक जर्नी है वो प्रारंभ होती है और वहीं से आप कह सकते हैं कि जो इस्लाम का जो जन्म है हाँ वहाँ से होना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इस्लामिक कानून थे वो भारत के अंदर तो थे नहीं, तो भारत की परिस्थिति के अनुसार वो बनाए भी नहीं गए थे। आज भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार के जो कानून हैं जो ठीक है उस स्थिति के लिए वो सही रहे होंगे, वो 1400 साल पहले, ठीक है,
हाँ, पैगंबर साहब की जो मृत्यु है वो भी 632 है ना ईस्वी में वो हुई है, और उससे उसी के साथ ही वो कॉडिफाई हुए थे ये सारे कानून। तो अगर आप उस टाइम से भी देखेंगे तो अभी समाज बहुत आगे बढ़ गया है। अगर आप उसे आज उस अकॉर्डिंग चलाना प्रारंभ करेंगे तो समाज टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। और वही औरंगजेब के साथ भी होता है कि औरंगजेब यहाँ पर वही कानून, इस्लामिक कानून जो है उनको थोपने का प्रयास करता है, जिससे समाज के अंदर बगावत हो जाती है। परंतु इस कानून का विकास भारत के बाहर बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हुआ था, और यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि यह भारत में भी कारगर सिद्ध होगा। औरंगजेब ने कई अवसरों पर अपनी गैर मुसलमान प्रजा की भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया था। मंदिरों के प्रति अपनाई गई उसकी नीति और इस्लामी कानूनों के आधार पर जजिया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, जजिया को दोबारा लागू करके न तो वह मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सका और न ही इस्लामी कानून पर आधारित राज्य की स्थापना कर सका जिसके प्रति वह निष्ठा रखता था। और इसी नीति के कारण सनातनी, बुंदेल और जाटों ने विद्रोह कर दिए, और दूसरी ओर इसी नीति के कारण हिंदू भी उसके खिलाफ हो गए। ठीक है, जो सतनामी थे वो एक अलग है ना कि हाँ, सतनामी जो सिखों के अंदर भी है ना, हाँ, सतनामी, बुंदेल और जो जाट थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और हिंदू भी जो है इसकी नीतियों के खिलाफ थे, और वो सारे एक हो गए, और ऐसे उन्होंने एक सशक्त वर्ग बना लिए, जिसके कारण जो राजनीतिक और अन्य कारणों से भी मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो गया। अब एक और आप देखेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की दक्षिण नीति। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसे खुले दिल से समझ रहे होंगे, और खुले दिल से एक लॉजिक और एक तार्किक इंसान होने के नाते उसे सुन रहे होंगे, और उसका विश्लेषण हिस्ट्री के आधार पर तार्किक और तथ्यात्मक रूप से आप करेंगे, ऐसा मेरी आपसे उम्मीद है। ठीक है, और उसी रूप में आप इसे लें जिससे मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको करना है यूपीएससी क्लियर, ना तो आपको इतिहासकार बनना है और ना ही आपको कोई और मतलब है। क्योंकि अगर आप आज जो है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, यूपीएससी के उम्मीदवार हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर दो बातें याद रखें। एक, आप प्रशासनिक हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, और एक आपकी पर्सनल लाइफ है। समझ गए आप? तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या है, इससे यूपीएससी को अलग रखें। हमेशा याद रखना इस बात को। आप एक हिंदू हैं, आप एक सिख हैं, आप एक यहूदी हैं, आप एक इस्लामिक को मानने वाले हैं, आप कोई भी, आप बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान जैन को मानने वाले, किसी को भी मानने वाले हैं, वो आप अलग रखना। ये बात मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। और एक आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक आप आईएएस अधिकारी हैं, एक सेकुलर माइंडसेट जो है वो आप अलग रखना। अगर ये आप बांट पाए ना, आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर आप इसमें हौच पौच करना प्रारंभ कर दिया कि ना तो आप अपने प्रशासनिक प्रारूप को अलग रख पाए और ना ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन को, व्यक्तिगत जीवन में आप जो भी हैं, ठीक है, अपनी अपनी एक विचारधारा हो सकती है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है सर, मैं इस पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। या फिर जो भी राष्ट्र हित में जिनका भी जो पार्टी का जो अपना लाते हैं ना, वो पार्टी का अपना एक स्कीम जो उसे जारी करते हैं पहले, अगर वो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, समाज के हित में है, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 वर्ड्स हैं, तो हम उसी पार्टी को वोट करते हैं। इस तरीक़ा से तो आपके अपने व्यक्तिगत मत अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि आईएएस के ऊपर थोपने का जो प्रयास कभी मत करना है। ठीक है, हाँ। अब आप लिखेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति। दक्कन में निरंतर युद्ध, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में रहे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, तो मैं जो बनाऊंगा पीडीएफ वो आपको दे दूंगा और वो आप देख लेंगे। ठीक है, दक्कन में निरंतर युद्ध को जारी रखने के औरंगजेब की गलत नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो गई थी, और युद्ध 27 साल तक जारी रहा, 27 ईयर, समझना आप। युद्ध 27 साल तक जारी रहा। इससे साम्राज्य के संसाधनों पर भारी क्षति हुई और साम्राज्य कमजोर हो गया, और वो अपना नियंत्रण नहीं रख पाया। समझ गए आप? हाँ, इसलिए याद रखना इसे। आगे आप लिखेंगे बाह्य
और यूरोपीय बाह्य आक्रमण और यूरोपीय आगमन। और मैं यहाँ से जो है आपको थोड़ा सा आप करा ही देता हूँ, इसका पूरा ही इसे करा देंगे, फिर बाद में हम देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस प्रकार होता है। और अगले जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम प्रारंभ कर देंगे अपनी पहली यूनिट, जहाँ से हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन, या आप इसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने तो आपको बताया है कि 2 यूनिट आगे पीछे आप जोड़ सकते हैं, तो आप पहली यूनिट आप बना करके इसे भी लिख सकते हैं। टॉपिक जो है मुगलों का पतन, और उसके हिसाब से आप यूनिट 1 और लेक्चर 1 इस तरीक़ा से आप इसे लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो इसे लिखेंगे आप, बाह्य आक्रमण और यूरोपियों का आगमन लिखेंगे 8वां। हाँ, बाह्य आक्रमण यूरोपियों का आगमन। ठीक है। हाँ, अब देखेंगे 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने, हाँ 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मरणसूत्र मुगल, यानी कि जो मुगल साम्राज्य अब पतन प्राय हो गया था, उसके मुगल राज्य को बहुत आघात पहुंचाया। याद रखना 1739 में आया था नादिर शाह, और उधर से मुगलों का क्या होना शुरू हो गया था, डिग्रेडेशन, मैंने आपको बताया। तो इसने भी मुगल साम्राज्य का जो पतन है, जो धीरे धीरे से हो रहा था, उसको और पुश कर दिया, और राजकोष रिक्त हो गया, और सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। जो लोग मुगल नाम से भय खाते थे और सिर उठाने तथा मुगल सत्ता को खुलकर अवहेलना करने की हिम्मत नहीं रखते थे, वो अब मुगल साम्राज्य की अवहेलना करने लगे थे। और मुगल सैन्य दुर्बलता के कारण, आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं, सुनना ही आपको, ये पॉइंट है, आप देख लेना उसमें भी। मुगल सैन्य दुर्बलता के कारण 18वीं शताब्दी में भारत में सैन्य सामंत शाही का बोलबाला हो गया था। यूरोपीय कंपनियां सैनिक सामंत बन गई थी, और शीघ्र ही सामंतवाद, मैंने जो कि आपको साम्राज्यवादी है वही सामंतवादी भी है, आप समझ रहे हैं इसे, है ना। जो साम्राज्यवादी है वही सामंतवादी भी प्रारूप लेकर के आते हैं, और सामंतवाद जो है उसका जो है प्रारंभ हो गया था, और शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों से व्यापार और सैनिक सत्ता में आगे निकल गए थे ये सामंतवादी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय लाभ ने मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ तो भैया बहुत बढ़िया है, बहुत लाभ है। और अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीती, और साथ ही दक्कन और गंगा क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, और समय बीतने के साथ ही वे पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में सक्षम हो गए, और मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। आ गया समझ को। तो उन्होंने जो है इनकी दुर्बलता को पहचाना, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, 1739 में नादिर शाह ने इसे और कमजोर कर दिया। और उधर से आपको पता है, जो कि मैं इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वो कि किस तरीक़ा से जो सामंती शक्तियां हैं, यानी कि साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, वो ब्रिटेन की जो सरकार है, या फिर मैं कहूँगा जो पूरे यूरोप में देशों की जो सरकारें थी, वो अपनी कंपनी बना करके उनको पुश कर रही थी यहाँ एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ताकि जो क्रांति वो आने वाली थी आगे, इंग्लैंड की जैसी क्रांति, उनके माल को बेचा जाए और पॉलिटिकल जो है गेन स्थापित किया जाए, वहाँ से उनके संसाधनों को, उनके लोगों को गुलाम बनाया जाए, और अपने मूल देश को क्या है मजबूत किया जाए। यही मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था, और वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, क्योंकि उनके देश की जो सरकार है उनका जो पूरा सपोर्ट था उन्हें, और वो सीधे सीधे यहाँ पर आपस में इनको कमज़ोर करने लगे थे, और उन्होंने इनके लिए कोई मौका आगे नहीं छोड़ा कि ये फिर दोबारा से उभर सकें। एक और लिखना, नई शक्तियों का उत्थान। ये कौन सा था? 8वां। 9वां लिखना, नई शक्तियों का उत्थान। ठीक है। पंजाब में आप देखेंगे, पंजाब में जो राजपूताना, पंजाब में सिख और राजपूताना में राजपूत, रुहेलखंड में रुहेला सरदार, और आगरा और मथुरा में जाट जो है बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और ये अपना सर उठाने लगे थे। इसी तरीक़ा से आप देखेंगे बंगाल, अवध और हैदराबाद में उनके जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इस तरीक़ा से आप देखेंगे कि नई शक्ति के जो केंद्र थे वो बनकर सामने आने लगे थे, और
और ये जो मुगल हैं उनकी शक्तियों को उन्होंने चैलेंज करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आप साधारण से जानते हैं कि इनके जो साथ में यही समस्या होती थी, और आज भी अगर आप किसी को दबा करके रखेंगे तो जैसे ही आप कमज़ोर होंगे विद्रोह शुरू हो जाएगा। समझ गए? आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा कि अंग्रेज जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब लिप्त थे तो हमारे देश के जो नेशनलिस्ट थे वो कह रहे थे कि इससे बढ़िया मौका आना ही नहीं है, अभी हम क्यों ना इन पर अटैक करें, और अंग्रेज वहाँ पे लिप्त हैं, वहाँ पर अभी वो लगे हुए हैं और उनकी हम कमजोरी का फ़ायदा उठा करके क्यों ना हम अपने देश को आज़ाद करा लें। लेकिन महात्मा गांधी जो कि एक परंपरागत और एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, ये भारत के क्या है वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज जो हैं अब उनका कमजोरी बन गई, ये एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में ये भारत की वैल्यूज हैं कि कभी भी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना, पीछे से वार नहीं करना, सामने से लड़ना है। ठीक है, एक और लिखेंगे आप इसमें, मुगलों के पतन के परिणाम, मुगलों के पतन के परिणाम, और यहां से हम इस परिणाम को करा करके एक निष्कर्ष देंगे और आगे हम देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस प्रकार से होता है। देखो मैंने यहाँ पे पूरा आपको मुगलों का ये करा दिया है, इससे बाहर अब मेंस में भी मैं देखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कोई प्रश्न दिखाऊं और आपसे पूछूं कि क्या वास्तव में आप इसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो इससे बाहर मेंस में प्रश्न आया है तो कह रहा हूँ, है ना, अगर प्रश्न आया है अगर मुगलों से तो देखेंगे कि क्या इससे हो पा रहा है या जो मैंने अभी तक समझाया उससे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और हो पा रहा है तो फिर मैं उसे लिखा करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब लिखेंगे मुगलों के पतन के क्या परिणाम हुए। ठीक है, लिखेंगे इस तरीका से करके। ठीक है, हाँ सुन लेंगे आप, मुगलों के जो पतन है उनके क्या परिणाम हुए होंगे आप मुझे बताइए। क्योंकि मुगल ऑलरेडी जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि मुगल आए थे, बाहर से आए थे, लेकिन मुगल जो है बाहर यहाँ की जो संपत्ति थी उसको लेकर के बाहर नहीं गए थे। मुगल आए, उन्होंने यहाँ आए और यहाँ पर बस गए, यहाँ पर अपने वैवाहिक संबंध बनाए और अपना जो धर्म है, अपना जो रिलीजन है उसका प्रचार और प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। जबकि आज के हिस्टोरियन आपको नहीं बताएंगे, भारत के जो हिस्टोरियन है जिन्हें मैं तो इन्हें कहानीकार ही कहूँगा, वैसे ये जो हिस्टोरियन है ये इसे कैसे देखते हैं, वो कहते हैं कि वो बाहर लेकर नहीं गए, उन्होंने यहीं परिवार बनाए, यहीं के, बल्कि उनके जो पीछे की जो मंशा है उसे छुपा लेते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, आप क्रूसेड का नाम आपने सुना होगा, क्रूसेड जो है वो 12वीं शताब्दी से चल रहे हैं, 11वीं 12वीं शताब्दी से क्रूसेड चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और यहाँ ये आ रहे हैं कब, 1526 में, अगर वास्तव में मुगलों की हम बात करते हैं तो उनकी जो एक मंशा थी वो थी इस्लामिक राज्य स्थापित करने की। वो ये आज के इतिहासकार आपको कहेंगे नहीं, और आप कहेंगे कि सर क्या हम ये लिखें तो नंबर मिलेंगे क्या हमें यूपीएससी में? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अभी किताबों में लिखा है जब तक इसे सरकार चेंज नहीं करती, जब तक इस पर शोध नहीं होते, आप जान लें, आप इसे समझ लें, लेकिन लिखें वही जो अभी तक लिखा जा रहा है, जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है वही। लेकिन एक विवेकशील इंसान तो बने, कम से कम एक तर्क तो आपके अंदर होना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ आए और यहीं बस गए, वहां लेकर क्यों नहीं गए? समझ रहे ना आप, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी थी वो वहां लेकर गए, वो भी क्रिश्चियनिटी जो है भारत को चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो मुगल हैं वो भी क्या कर लें, वो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लें। उन्होंने कई बार ऐसे प्रयास किए जो मुगल हैं वो क्रिश्चियन बन जाएं। मैं बताऊंगा आपको कि कहां कहां उन्होंने ऐसे प्रयास किए, ठीक है। हाँ, तो लेकिन ऐसा हो ना सका, और जो फिर आपको पता है, ठीक है। हाँ, अभी अगर ऐसा होता तो या तो भारत क्रिश्चियन होता, और अगर मुगल यहाँ रह जाते, और अगर आप, मैं बताऊंगा ऐसी हाइपोथेसिस है कि सपोज करो जो मुगल हैं अगर वो इस तरीका के जो जैसे औरंगजेब जैसे लोग नहीं आते, और एक किसी तरीका से थोड़ा थोड़ा सा जो लगातार रह करके अगर वो आगे चलते और 200 साल या 100 साल और रहते आगे, तो क्या भारत का पूरा इस्लामीकरण हो सकता था? डेफिनेटली। और ये भी हो सकता था कि अगर जिस तरीका से जो अंग्रेज यहाँ पर रहे, अगर वो इतने अत्याचार नहीं करते और वो वास्तव में इन्हें गुलाम बना करके रखते और थोड़ा थोड़ा सा इन्हें कुछ देते रहते, तो भी भारत कभी स्वतंत्रता मांगने वाला नहीं था। और वास्तव में स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिली, स्वतंत्रता तो लड़ने से मिली है।
समझ गए। ऐसे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने स्वतंत्रता को छीना है इनसे, और कुछ ऐसी आप जानते हैं समय के अनुसार सिचुएशन बनती है, वर्ल्ड वार्स हुए हैं और शक्ति का जो केंद्र है वो हमेशा एक नहीं रहता। कभी ब्रिटेन शक्ति का केंद्र हुआ करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शक्ति का केंद्र अमेरिका बन गया। और अमेरिका ये चाहेगा कि ब्रिटेन कभी भी, ब्रिटेन की जो सत्ता है वो उन पे से हट जाए जो इन्होंने कॉलोनी बनाए हुए हैं, और जो हमारी कंपनी है, जो हम हैं, हम अपनी सत्ता को दूसरे तरीका से घूम करके लेकर आए। मैं जिसे कहता हूं नव उपनिवेशवाद, और ये 21वीं शताब्दी का नव उपनिवेशवाद है। देखेंगे इसे आगे, एक हाइपोथेसिस तो है ही, लेकिन एक तर्क के रूप में हम इसे भी देखेंगे। मुगलों के पतन के क्या कारण हुए? पहला क्या है, ब्रिटिश शासन के लिए भारत के द्वार खुल गए, समझ गए आप। दूसरा है, भारत को एक सूत्र में बांधने वाली कोई प्रणाली नहीं रही, यानी कि अब तक ये मानते थे कि मुगल जो एक कहते हैं ना कि हैबिचुअल हो जाते हैं लंबे समय तक, अगर आप उसी, क्योंकि ये भी था कि मुगल तो यहाँ के थे नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है उन्हें मान लिया था कि ठीक है भाई एक व्यवस्था है, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज पावर जो थी वो नहीं थी, लगातार झगड़े चल रहे थे, तो भारत को एक सूत्र में बांधने वाली प्रणाली नहीं रही थी, ऐसी कोई ताकत नहीं रही थी जो पश्चिम से आने वाली शक्तियों से लड़ सके, समझ गए आप। और स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने लगी थी, स्थानीय और राजनीतिक आर्थिक शक्तियां। आप ये देखो, आप इसे कैसे भी ले सकते हैं, या तो ये उनका देश था, वो अपने देश को सुदृढ़ कर रहे थे, और ये स्थानीय शक्ति का मतलब क्या है यहाँ से, ठीक है। लेकिन अभी आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। कई नई रियासतें स्वतंत्र हो गई थी, और जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद आदि आदि, ये सब इसके क्या है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में देख लेना, मैं आपको दूंगा उसे। और अब आप लिखेंगे निष्कर्ष, आप लिखेंगे निष्कर्ष। ये आपने पूरा पढ़ लिया, और निष्कर्ष में आप लिखेंगे या लिखेंगे कि सुने आप, सामान्यतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक कारणों से हुआ। अकबर की नीतियों से विघटन के तत्वों से पर कुछ समय तक प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सका, लेकिन समाज व्यवस्था के कई मूलभूत परिवर्तन कर पाना अत्यधिक जटिल था। जब तक औरंगजेब ने सिंहासन संभाला, विघटन के सामाजिक और आर्थिक शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो चुकी थीं। इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने राजनीतिक योग्यता और दूरदर्शिता दोनों की कमी थी। यानी कि आप देखते हैं कि जो राजनीतिक और जो योग्यता थी वो औरंगजेब के अंदर नहीं थी इतनी, इसीलिए वो इस तरह का अत्याचार करने लगा था। उसने दूर का नहीं सोचा, ठीक है, कमी थी। और ऐसी नीतियों के पालन में असमर्थ रहा, जिन पर परस्पर विरोधी तत्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती थी। पर इस प्रकार औरंगजेब न केवल परिस्थिति का शिकार हुआ था, बल्कि उसने स्वयं ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जो उसका यानी कि पूरे मुगल साम्राज्य के पतन करने के लिए जिम्मेदार सिद्ध हुए। समझ गए आप। इस तरीका से आप इसका एक निष्कर्ष दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज जो है आपको मुगल साम्राज्य का जो पतन है उसको पूरा कराया। अगर मैं आपको पहली वाली पद्धति से कराता तो शायद आज नहीं हो पाता, समझ गए। तो ये देखना और मुझे बताना कि जो ये नया तरीका है हमारा, ये आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना। इसमें नहीं करते हैं तो मैं ये इसी तरीका से चलता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि सर ये तरीका सही है और जो भी मैं करा रहा हूँ 24 घंटे के अंदर जब से एक नई वीडियो डालूंगा उससे पहले इसके कमेंट बॉक्स में, और हमारा जो यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। अपने नोट्स वहाँ से बना लेना। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप सुनना। और अगर आप चाहते हैं कि और कुछ मैं परिवर्तन इसमें करूँ तो फिर आप मुझे सुझाव देना, कमेंट करना और बताना कि सर ये सही है। और 2 वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ। 1 मंथ के अंदर ये मैं पूरी तरीक़ा से करके चलूँगा, फिर देखता हूँ आपका रिस्पॉन्स कैसा है, उसी तरीक़ा से फिर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।